ओके स्टूडेंट्स, आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेल डिवीज़न, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट। 11th क्लास के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है, द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उस सिलेबस के अंदर इस चैप्टर के अंदर भी काफी सारे पार्ट्स जो है वो हटा दिए गए हैं। तो जो अभी तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पार्ट बचा है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आगे क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी एग्जाम की, वो हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड्स, यानी कि जीव जगत के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर, छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ा होगा बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसके बारे में थोड़ी सी। जैव मंडल 3 चीजों से मिलकर के बना है, यानी कि 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट होगा आपके टेरेस्ट्रियल, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि स्थल मंडल या टेरेस्ट्रियल स्फीयर्स बोल सकते हैं इसको। टेरेस्ट्रियल, जिसको आप स्थल मंडल कह सकते हैं या स्थल भाग कह सकते हैं। सेकंड आप इसको कह सकते हैं एयर या फिर वायुमंडल, और थर्ड आप इसको कह सकते हैं वाटर, यानी कि जल मंडल, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स जहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो जो स्फीयर बनता है या वो जो एरिया बनता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। देखिए, क्यों कहते हैं बायोस्फीयर? किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ये तीनों चीजें क्या है? कंपोनेंट, मतलब फिक्स है, कंपलसरी है। कोई भी सजीव जगत है, उसके जीवन यापन के लिए एक तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए जो कि टेरेस्ट्रियल से मिलेगा। सेकंड, उसको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी मेन कंपोनेंट्स होती है। बाकी सारी जो चीजें हैं, फूड्स है या अदर जो भी इसकी शेल्टर्स वगैरह है, वो सारी चीजें इन्हीं से बनती है। जैसे कि बात करें फूड कैसे बन रहा है? फूड के लिए टेरेस्ट्रियल चाहिए। टेरेस्ट्रियल के अंदर, मिट्टी के अंदर वो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, सारे न्यूट्रिशंस प्रेजेंट है जो कि हमारे फूड्स के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। हमें जो भी फूड्स के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहे हैं वो टेरेस्ट्रियल पार्ट से ही मिल रहे हैं, है ना, पोषक तत्व जो कि मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बायोस्फीयर के लिए क्या होती है? कंपलसरी होती है, ठीक है। और अर्थ सरफेस, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, प्लेनेट है, जहां पर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है। इसीलिए जो है वो बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल जो है वो केवल पृथ्वी पर ही विद्यमान है। किसी दूसरे प्लेनेट पर आप देखेंगे कि वहां पर मतलब कह सकते हैं कि जीवन है या नहीं है, अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम पढ़ते यही आ रहे हैं कि पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन संभव अभी तक नहीं है। वैज्ञानिक इसकी तलाश कर रहे हैं। तो बात करें हम जैव मंडल की। ये जो जैव मंडल है, इसके 2 मेन कंपोनेंट होंगे। ये जो मैंने कंपोनेंट बताया वो तो इसके बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स होगी। बायोस्फीयर के लिए 2 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। एक तो कंपोनेंट्स होगा आपके लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। और सेकंड होगा आपके नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के अंदर अभी जो हमने सारी चीजें डिस्कस की है, टेरेस्ट्रियल है, एयर है, वाटर है, और कह सकते हैं कि सॉइल सरफेस, वो टेरेस्ट्रियल के अंदर आ जाएगी। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो सारे नॉन लिविंग कंडीशन के अंदर होंगे। फिर उसके बाद में सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सजीव जगत, जिसे आप सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग के फॉर्म में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कह सकते हैं सजीव जगत।
ठीक है, तो बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स या कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमारे पास में क्या है, कुछ सिम्टम्स होने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, जिनके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो ऑर्गेनिजम्स या जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए तो आप ऑलमोस्ट आइडियली जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है, बट लिविंग के लिए हालांकि हम आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कुछ एक क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड कर रखा है। तो हम डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग और नॉन लिविंग्स है। क्लियर है? तो यहां हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, बुक के अंदर इसकी हेडिंग दे रखी है व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, सजीव जगत क्या है। तो हम बात करें, हमारे पास में कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स या ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग है। तो हमारे पास में फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो है ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। इसको आप सबसे पहले नंबर पे रख सकते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रोथ कर रहा है तो वो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा। जैसे कि आपने देखा होगा एक पेड़ छोटे से लेकर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, या आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, आप लोग भी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हम लोग, आप लोग क्या, हम सब लोग इसके अंदर शामिल होंगे, तो हम सब लोग भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टर्स ये होगा कि ये जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, लिविंग्स होंगे, है ना, यानी कि वो ग्रोथ कर रहे हैं, जिनके अंदर ग्रोथ प्रेजेंट होगी वो सारे क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ प्रेजेंट होती है। क्लियर है? सेकंड सिम्टम, सेकंड कैरेक्टर्स या कह सकते हैं इसका जो कीवर्ड्स है वो प्रेजेंट होगा, वो होगा रिप्रोडक्शन। हिंदी में जिसे प्रजनन कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन। अच्छा, आपने देखा होगा कि ग्रोथ का रीजन क्या है, प्लांट और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ का भी एक रीजन होगा, जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ स्लो होगी या फास्ट होगी। किसी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर स्लो है तो उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, स्लो होगी, और अगर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फास्ट है तो उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, फास्ट होगी, है ना। प्लांट और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ का एक और रीजन है सेल डिवीजन। ये भी आपको पता होगा, जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर, चैप्टर्स के अंदर हमने डिस्कस भी किया था, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के द्वारा भी जंतुओं और पादपों के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। जो सोमेटिक सेल्स होती है, कायिक कोशिकाएं जो होती है, वो इसी तरह से ग्रोथ करती है ना, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए या अपने कह सकते हैं कि वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अपने समान एक नए जीव को क्या करता है, जन्म देता है। न्यू ऑर्गेनिजम्स को वो क्या करेगा, जन्म देगा, है ना। लाइफ साइंस का एक बेसिक रूल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और अपने ही जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेकंड की कैरेक्टर्स हो जाएगा, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को डेवलप्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो एक्टिविटीज होगी वो होगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या फिर आप इसे कह सकते हैं उपापचयी क्रियाएं। यहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट साथ में है तो थोड़ा हिंदी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो
तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हालांकि आप लोग हिंदी वाले इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जो अगर याद रखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, तो आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूं, ठीक है। फिर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाएं, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ जो है वो किसकी रिजल्टिंग से हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की रिजल्टिंग से हो रही है। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होगी, प्रेजेंट होती है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो टू टाइप्स की होगी। फर्स्ट एनाबॉलिक, या जिसे कह सकते हो आप उपचयी क्रिया, और सेकंड होगी आपके कैटाबॉलिक रिएक्शन, या जिसे आप कह सकते हो अपचयी क्रिया, ठीक है। इन दोनों को एक साथ हम एक सिंगल टर्म्स यूज करते हैं उसके लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्चुअल में दोनों एक्टिविटीज का एक फॉर्म है। फर्स्ट हम डिस्कस करें एनाबॉलिक एक्टिविटीज या उपचयी क्रिया, ये क्या होती है। देखिए जो सिंथेसिस रिएक्शंस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो भी सिंथेसिस रिएक्शंस होगी, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जहां पर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं, नए उत्पादों का या नए पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें कहा जाता है एनाबॉलिक रिएक्शंस। लाइक एज एग्जांपल लेंगे आप फोटोसिंथेसिस, देखा होगा आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करके, अब रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है ना, ये सारे क्या होंगे, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और सनलाइट है, ये सारे क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल हो जाएंगे। इन सबको यूज करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता है, और वो है आपका ग्लूकोज या स्टार्च, जो हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होगी, जहां पर न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जहां पर कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, डिसोशिएट होता है, विघटित होता है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेकडाउन होता है, उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस या अपचयी क्रियाएं। इससे आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं, रेस्पिरेशन इसका एग्जांपल हो सकता है। रेस्पिरेशन एक्टिविटीज जो है वो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जैसे कि हम फूड के थ्रू ग्लूकोज इनटेक करते हैं, यानी कि जो हमारा फूड पार्टिकल्स है उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन इनहेल करके हम क्या करते हैं, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फोर्थ जो इसका पार्ट है वो प्रेजेंट होगा आपके मूवमेंट। अब ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट गति करता है वो ऑब्वियसली क्या है, लिविंग है। लेकिन आप कहेंगे सर प्लांट कैसे मूव करता है, प्लांट तो मूव नहीं करता, वो तो एक ही जगह पर जो है वो ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ तो हो रही है ना, और ग्रोथ भी एक स्पेशल डायरेक्शन के अंदर हो रही है। जैसे कि हम बात करें कि प्लांट का जो स्टेम पार्ट है या जो शूट पार्ट है वो सनलाइट की ओर मूव करता है, सनलाइट की डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो ये एक स्पेशल मूवमेंट हो रही है ना। तो गति भी उसी दिशा में हो रही है, सब जगह तो नहीं हो रही। आप देखेंगे कि जो रूट्स होती है वो जियोट्रॉपिक्स मूव करती है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा के अंदर मूव करती है, तो मूवमेंट तो हो रही है ना, एक फिक्स जगह पर भी जो है वो उनके अंदर मूवमेंट होती है। और नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना। तो मूवमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूट्रिशन, पोषण। देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी उससे कहां से मिलेगी, फूड पार्टिकल से मिलेगी। जो भी हमारा फूड्स होगा उसी फूड से जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो न्यूट्रिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे इसका एक
मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स कह सकते हैं, उसका एक पार्ट्स कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो है वो उनके अंदर कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिप्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये सारे प्रोसेस जो है वो इस न्यूट्रिशन के थ्रू ही क्या होंगे, प्रोवाइड होंगे। अब न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपके ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषी। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे आपको नाम से पता चल जाएगा। स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण स्वयं बना सकते हैं, सब मतलब अपने आप सेल्फ सिंथेसाइज कर सकते हैं। सेकंड हो जाएगा आपके हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि विषमपोषी, या जिसे आप परपोषी कह सकते हैं। अब इनको भी हम जो है वो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, है ना, जैसे कि कार्निवोरस आ जाएगा, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ऑमनिवोरस है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आ जाएगा आपके डीकंपोजर, यानी कि अपघटक। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस के अकॉर्डिंग भी हमने जो है वो इनको डिवाइड कर दिया है। तो न्यूट्रिशन जो है वो एक प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट इरिटेबिलिटी, यानी कि उत्तेजनशीलता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने एनवायरमेंट के थ्रू इरिटेबिलिटी शो करते हैं, यानी कि अपने एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को वो इस इरिटेबिलिटी के थ्रू क्या करते हैं, शो करते हैं। लाइक एज ठंड लग रही है, सर्दी बढ़ गई, ठंड लग रही है, तो वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे, यानी कि कंपी शुरू हो जाएगी, और उसके थ्रू जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है और हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, या जो भी है, जो भी हमें उपाय करना है उसका वो हम करते हैं। तो जो एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज हुआ है, हमारी बॉडी या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी उसके लिए क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। जो भी स्टिमुलस होता है उस स्टिमुलस के लिए वो बॉडी जो है वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है। इसी को हम बोलते हैं इरिटेशन या इरिटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता जो है वो उनके अंदर पाई जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इरिटेबिलिटी का जो है वो एक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होगा। प्लांट में भी इरिटेबिलिटी प्रेजेंट होती है, जैसे कि बात करें कि प्लांट के अंदर आपको कोई भी पार्ट को कट करें तो उसके वहां से जो है वो कह सकते हैं उस कट पार्ट से कैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। कुछ सिक्रेशंस, यानी ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं है कि ब्लड स्टार्ट हो जाए, कुछ सिक्रेशंस जो है वो वहां से स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस है वो इरिटेबिलिटी के अंदर जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप देखोगे तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि कोशिकीय संगठन मिलेगा। यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर कोशिकीय संगठन पाया जाता है, यानी कि जीवों का जो शरीर है वो किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है ना। आपने देखा होगा सेल्स, हम डिस्कस भी कर चुके हैं सेल वाला चैप्टर। तो कोशिकीय संगठन जो है वो मिलता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सब नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट शेप एंड साइज। हालांकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते बिकॉज नॉन लिविंग के अंदर भी एक फिक्स शेप और साइज तो होती है, बट इसको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर ही। लिविंग सेल्स के अंदर या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका भी एक फिक्स शेप और साइज होता है। जैसे कि आप देखोगे प्लांट है अलग ही दिखाई देते हैं, एनिमल्स है तो हर एनिमल्स के अंदर, हर प्लांट के अंदर एक स्पेशल शेप और साइज जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक डेफिनेट लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है, यानी कि उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। आप एक प्लांट का एग्जांपल लीजिए, प्लांट कैसे डेवलप्ड हुआ। एक सीड
आपने एक सीड लिया है, उससे आपने जर्मिनेट किया है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, एक प्लांट में डेवलप्ड होगा। वो प्लांट अपना रिप्रोडक्शन के थ्रू लाइफ साइकिल कंप्लीट करके फिर से क्या बना रहा है, सीड बना रहा है, उस सीड से फिर से प्लांट बनेगा। तो एक डेफिनेट लाइफ साइकिल जो है वो प्रेजेंट होता है। एनिमल्स के अंदर बात करें तो एक फिक्स एज के बाद में जो है वो एनिमल्स फिर से जो है वो मैच्योरिटी मतलब कह सकते हैं कि फाइंड कर लेता है, और उस मैच्योरिटी के थ्रू जो है वो उसके अंदर फिर से रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अरेंज हो जाती है। इसके थ्रू जो है वो फिर से रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो एक न्यू लाइफ साइकिल को जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक डेफिनेट लाइफ साइकिल जो है वो प्रेजेंट होता है, एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है। नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कोई भी लाइफ साइकिल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन, या आप इसको होम्योस्टेटिस भी बोल सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, होम्योस्टेटिस। यानी कि इससे आप कह सकते हैं, होम्योस्टेटिस का मतलब तो है ताप नियंत्रण, और सेल्फ रेगुलेशन का मतलब हो जाता है स्वतः नियमन। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एनवायरमेंट के थ्रू अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। उनके अंदर एडजस्टमेंट का एक कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि सर्दियां बढ़ गई है, आप सर्दियों के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो सेल्फ रेगुलेशन की कैपेसिटी, या इसको कहते हैं होम्योस्टेटिस प्रोसेस। जैसे कि गर्मियां बढ़ जाती है तो गर्मी में जो है वो स्वीट सिक्रेशन होगा, पसीने का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन होता है। पसीना निकलना हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो वो गर्मियों में हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। सर्दियों में जब ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी तो वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, कंपन शुरू हो जाता है, जिससे हीट जनरेट होती है, और जैसे ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएंगे। तो ये सेल्फ रेगुलेशन या होम्योस्टेटिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, वेरिएशंस। देखो, वेरिएशंस या विभिन्नता, जो नए कह सकते हैं न्यू कैरेक्टर्स जो डेवलप्ड होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो भी किसके थ्रू होंगे। वेरिएशंस का भी एक रीजन है रिप्रोडक्शन, और कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि रिप्रोडक्शंस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के थ्रू जो है वो न्यू वैरायटीज डेवलप नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजन क्या है, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन होगा तो वहां पर जो है वो क्या होता है, आपके क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि जीन विनिमय होता है। क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, आपके न्यू वैरायटीज डेवलप्ड होती है। एंड लास्ट कैरेक्टर इज एडेप्टेशन। यानी कि अनुकूलन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एडेप्टेशंस की जो कैरेक्टर्स है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि अनुकूलन का गुण पाया जाता है। वो हर तरह की परिस्थितियों के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट जो है वो अपने एनवायरनमेंट के थ्रू एडजस्ट होते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट होते हैं। तो ये एडजस्टमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने लिविंग वर्ड्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज या जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची के बारे में। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये 2 ही सेगमेंट जो है वो हमारे सिलेबस में अभी है। आगे क्या सिलेबस आता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे।